हेलो बच्चों, मैं नवप्रीत कौर एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कल हमने हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, हिंदी में भाषा और व्याकरण। तो उसी से रिलेटेड आज हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन है, विचारों और भावों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है। विचारों और भावों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है। पहले मैंने कल भाषा की परिभाषा बताई थी कि मन के अपने जो विचार और भाव होते हैं उनका जो माध्यम होता है, जिस तरीके से हम प्रकट करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि विचारों और भावों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा से यानी भाषा। दूसरा क्वेश्चन है कि भाषा को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया है। भाषा को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया है। पहला मैंने बताया था मौखिक भाषा। कौन सा बताया था? मौखिक भाषा। दूसरा मैंने कौन सा बताया था? लिखित भाषा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। इसका उत्तर हो गया दूसरे का ब यानी 2। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा का अन्य रूप कौन सा है। तो मैंने कल मौखिक भाषा और लिखित भाषा के अतिरिक्त एक सांकेतिक भाषा का रूप भी बताया था। कौन सा बताया था? सांकेतिक भाषा। तो इसका आंसर क्या आ गया? सांकेतिक। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कि जब मनुष्य अपने भावों को बोलकर प्रकट करता है तो वह क्या कहलाते हैं। संप्रेषण भाषा, भावात्मक भाषा, विचारात्मक भाषा या मौखिक भाषा। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि भावों को सिर्फ बोलकर प्रकट करता है तो उसमें कौन सी भाषा उत्तर आएगा? मौखिक भाषा। एक मैंने बताई थी लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी कि विचारों को लिखकर प्रकट करना। लिखित भाषा यानी कि लिखकर प्रकट करना। दूसरी है मौखिक भाषा यानी बोलकर प्रकट करना। फोर्थ क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि मनुष्य अपने भावों को बोलकर प्रकट करता है तो वह क्या कहलाता है? मौखिक भाषा। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से मौखिक भाषा का रूप है। इसमें कुछ उदाहरण पूछे गए हैं कि आप इन चारों ऑप्शन में से ये बताइए कि मौखिक भाषा का उदाहरण कौन कौन सा है। ए है भाषा, भाषा देना। इसमें है भाषण देना, ना कि भाषा। भाषण देना। बी ऑप्शन है रेडियो सुनना। स है वाद विवाद करना या ये सारे। पहला ऑप्शन देखते हैं कि भाषण देना। नेता स्टेज पे आकर भाषण देते तो कुछ लिख तो नहीं रहे हैं, सिर्फ वे भाषण दे रहे हैं, तो यानी बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। तो इसमें हमें मौखिक भाषा का उदाहरण पूछा है, ए ऑप्शन तो हो जाएगा सही। दूसरा ऑप्शन देखते हैं रेडियो सुनना। इसमें भी हम सुन रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है तो हम सिर्फ सुन रहे हैं, तो इसमें भी हमें सिर्फ सुनना व बोलना, सिर्फ 2 ही प्रक्रिया हो रही है, लिखना नहीं हो रही। तीसरा है वाद विवाद और फिर द ये सभी। इसका ऑप्शन होगा ये सभी। 6th क्वेश्चन देखते हैं, जब हम अपने भावों और विचारों को रिक्त स्थान प्रकट करते हैं तब वह लिखित भाषा कहलाती है। जो चीज पूछी गई है वहां पे या तो आप राउंड लगा सकते हैं या आप अंडरलाइन लगा सकते हैं, इससे आप भटकेंगे नहीं। जैसे कि इसमें वापस पूछा है, हम वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब हम अपने भावों और विचारों को रिक्त स्थान प्रकट करते हैं तब वह लिखित भाषा कहलाती है। इस क्वेश्चन में तो आंसर भी छुपा है, इसलिए लिखित भाषा है तो बोलकर नहीं, सुनकर नहीं, लिख कर। जी हाँ, लिख कर, पढ़कर नहीं। तो इस 6 का आंसर हो जाएगा लिख कर। 7वां क्वेश्चन है, जब संकेतों के माध्यम से, किसके माध्यम से? संकेतों के माध्यम से भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तब वह कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित नहीं, हमें तो संकेतों के माध्यम से पूछा इसलिए लिखित नहीं होगी, इसको काट दीजिए। दूसरा मौखिक नहीं, बोलकर भी नहीं बताया, मौखिक भाषा नहीं होगी। सी ऑप्शन कौन सा है? सांकेतिक। हमें पूछा भी कौन सा गया है? संकेतों के माध्यम से, इसलिए इसका आंसर हो गया सांकेतिक। इनमें से कोई नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। 8वां क्वेश्चन है, ध्वनि को लिखित रूप प्रदान करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पहले मैंने बताई भाषा। भाषा यानी कि अपने मन के विचारों को बोलकर लिखकर प्रकट करना। इसमें लिखित भाषा का रूप प्रदान करना है। कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, लिपि। लिपि यानी जिस प्रकार हम लिख रहे हैं
इसमें हम जो भी चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं उसको हम कहते हैं लिपि। तो इसमें भी ये बोला गया कि ध्वनि को जो हम बोल रहे हैं उसको लिखित रूप प्रदान करते हैं, तो उसका किस चीज में उपयोग है, यानी कि भाषा तो नहीं है, भाषा यानी बोलकर और लिखकर, बोली भी नहीं होगा, विभाषा भी नहीं है, इसमें है आंसर यानी लिपि। 9th क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी है क्या, गुरुमुखी है क्या, रोमन है क्या, या फारसी है? गुरुमुखी तो मैंने बताई थी कि पंजाबी भाषा की लिपि है। किसकी लिपि है? पंजाबी भाषा की। फारसी उर्दू की, रोमन है अंग्रेजी की, और बची देवनागरी, तो देवनागरी किसकी है? हिंदी। 9th का आंसर हो जाएगा ए देवनागरी। फिर है 10वां क्वेश्चन, देवनागरी भाषा विकास प्राचीन कौन सी भाषा से हुआ है? क्या ब्राह्मी लिपि से हुआ है, प्राकृत से हुआ है, खरोष्टी से हुआ है, या गुरुमुखी से हुआ है? गुरुमुखी पंजाबी की है, खरोष्टी भी नहीं है और प्राकृत भी नहीं, इसलिए इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि। फिर है 11th क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या देवनागरी? फारसी मैंने बताया उर्दू की थी, ब्राह्मी नहीं है, देवनागरी हिंदी की है, गुरुमुखी पंजाबी की। इसका आंसर हो जाएगा से गुरुमुखी। फिर है अंग्रेजी भाषा की लिपि, अभी मैंने पीछे बताया आंसर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गुरुमुखी नहीं है, देवनागरी नहीं है, फारसी नहीं है, तो कौन सी है? रोमन। 12वें का आंसर हो जाएगा रोमन। फिर है 13वां क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? एक नया क्वेश्चन है जो मैंने कल पढ़ाया नहीं, इसमें ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये अलग से क्वेश्चन है, इसको वैसे याद रख लेना कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? क्या संस्कृत है, क्या कोंकणी है, क्या मराठी है, या ये सभी है? तो संस्कृत, कोंकणी, मराठी और ये सभी है, ये सभी की सभी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। 14वां क्वेश्चन है, हिंदी को मानक रूप रिक्त स्थान से विकसित हुआ, हिंदी का जो मानक रूप है क्या वो अवधी से हुआ, क्या वो खड़ी बोली से हुआ है, क्या वो मगही से हुआ है, या हरियाणवी से हुआ है? हिंदी को जो मानक रूप मिला है वो खड़ी बोली से विकसित हुआ है। 15वां क्वेश्चन है, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने से संबंधित नियमों का जो बोध कराता है वह क्या है? कल मैंने एक परिभाषा बताई थी व्याकरण की, जो हिंदी से संबंधित जो नियम है उनका जो उल्लेख है जिस शास्त्र में किया गया है उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो यही क्वेश्चन हमें यहाँ पूछा गया है कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने से संबंधित जिन नियम का बोध करवाता है उसे क्या कहते हैं? क्या लिपि कहते हैं? नहीं। क्या शब्द कहते हैं? नहीं। क्या वर्ण कहते हैं? नहीं। व्याकरण कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन है व्याकरण। 16वां क्वेश्चन है, व्याकरण के माध्यम से भाषा का कौन सा रूप उजागर होता है? मैंने अभी पीछे हिंट दिया कि व्याकरण यानी शुद्ध, यानी मानक, यानी स्पष्ट, यानी उसमें नियम भी है, तो इसका आंसर होगा मानक। क्या जटिल? नहीं। अमानक? नहीं। सरल? नहीं। आंसर क्या है? मानक। 17वां क्वेश्चन है, व्याकरण किसके अनुसार परिवर्तित होता है? एक आप लाइन लिख लीजिए कि जैसे जैसे भाषा बदलेगी तो भाषा के अनुसार ही व्याकरण परिवर्तित, भाषा के अनुसार ही व्याकरण परिवर्तित होता है। जैसे कि हिंदी का व्याकरण हिंदी के अनुसार, अंग्रेजी का व्याकरण अंग्रेजी के अनुसार, पंजाबी का व्याकरण पंजाबी के अनुसार। तो इसी में यही क्वेश्चन पूछा गया कि व्याकरण किसके अनुसार परिवर्तित होता है, तो क्या बोलेंगे? भाषा के अनुसार। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन आपके कट गई। 18वां क्वेश्चन है, भाषा सीखने का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? भाषा सीखने का क्रमबद्ध यानी लाइन वाइज ज्ञान प्राप्त करना ही व्याकरण सीखना है। क्यों? क्योंकि लिपि तो अपने लिखा की किसी भी भाषा को लिखने के जो चिन्ह होते हैं उसको अपने लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा यानी बोलकर व्यक्त करना, तो इसमें अपनी भाषा तो कुछ है नहीं है, सिर्फ क्रमबद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है वो वही सीखना है। सह है ऑप्शन आएगा इसका व्याकरण। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण के मुख्य रूप से कितने विभाग होते हैं? सबसे लास्ट पेज में कल मैंने बताया था कि हिंदी भाषा के
सॉरी, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे आप लिख लीजिए, नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 है शब्द विचार और नंबर 3 है वाक्य विचार। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से व्याकरण के विभाग हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन ही आ गया, वर्ण विचार है, शब्द विचार भी है, वाक्य विचार भी है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? ये सभी। तो बच्चों ये थे आज के अपने 20 क्वेश्चन। ये क्लास को आप एक बार वापस रिवाइज करके देखिएगा। धन्यवाद बच्चों। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। धन्यवाद।